हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और जुलाई 2024 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैथ की क्लास देखेंगे, पेडागोजी के भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने और वैसे भी क्वेश्चन हल करना है। ये प्राइमरी की वीडियो है। 1 से 5 वाले जो मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। ऐसी 5 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो क्रम से लगी हुई संख्याएं होती हैं, जैसे कि एक के बाद 2, 3, 4, 5, ये क्या है, क्रम है, इनको क्रमागत बोलते हैं। तो ऐसी संख्याओं को जोड़ें जिनका योग कितना हो जाए, 20। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। जनवरी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रमागत एक चीज़ तो इन्होंने बता दी कि योग कितना होना चाहिए, 20। मैं मान लेता हूँ 2, 3, 4, 5 और 1, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हो गई। इनका योग कितना होना चाहिए, 20। जोड़ के देख लेते हैं कि 20 है। 6 और 4 10, 5 15, 3 18 और 2 20। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का योग कितना है, 20 है। हमसे क्या पूछा है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 3 कौन सी, ये शुरू की 3 संख्याएं, यानी कि 2, 3 और 4। तो 4 यानी 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जनवरी 2021 में इस क्वेश्चन को सीटेट ने प्राइमरी लेवल पे पूछा है और जितने भी यहाँ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, ए में ये कहा जा रहा है। पेडागोजी का क्वेश्चन है। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। मैं इस घर में 3 कमरे हैं, इस घर में 3 कमरे हैं। और डी में कहा जा रहा है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। तो 2 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। किसकी बात हो रही है, भिन्न की बात हो रही है, यानी कि फ्रैक्शन की बात हो रही है। क्या अत्यंत है, क्विज़िनियर, गिनतारा, जियो बोर्ड या संख्या चार्ट। तो क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो क्विज़िनियर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एबेकस नहीं, जियो बोर्ड नहीं और नंबर चार्ट नहीं। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भिन्न से क्वेश्चन को पूछा गया है। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। एक तो सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसको आप कई तरह से बना सकते हैं, अपने अपने अंदाज में बना सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 1/2 का मतलब क्या होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि 50%, है ना। अगर मैं 1 में 2 जीरो बढ़ा दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा तब भी तो 50 आएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इसको चलिए बना लेते हैं। पहले पता होना चाहिए कौन सी बड़ी भिन्न होगी या कौन सी छोटी। तो यहाँ हो गया 500 बटे कितना हो जाएगा, 6। इसको करेंगे, दूसरे में हो जाएगा 300 बटे 4 हो जाएगा। तीसरे में क्या हो जाएगा, 100 बटे अभी बताया था 2 यानी 50 हो जाएगा। दूसरे में हो जाएगा 200 बटे 3 हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा 300 बटे 5 हो जाएगा। काट लेते हैं तो 6 8 48, ये कितने से कट जाएगा, 83 से कट जाएगा ये। और ये 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 75 से कट जाएगा। ये 50 से कट जाएगा और 3 छक 18 बचे 2 20 और ये हो जाएगा 66, 66 से कट जाएगा और 5 छक्का 30, ये कट जाएगा 60 से। अब आप देख लीजिए इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी।
सबसे बड़ी 5/6, तो सबसे बड़ी 5/6 और दूसरी कौन सी पूछी है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 3/4। तो 5/6 3/4, 3/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी सेकंड वाली ये हो जाएगी 5/6 और 3/4, 5/6 और 3/4 सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से भिन्न के सवाल आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्कूल प्रार्थना में एक कक्षा के छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, रूही दोनों चेयर से 19वें स्थान पर है, उस कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए मान लेते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, कोई क्लास है जिसमें 5 बच्चे हैं और कोई मनोज नाम का लड़का है मान लेते हैं, और उसका दोनों तरफ से तीसरा स्थान है 1 2 3, तो इसका तीसरा स्थान हो गया इधर से, और 1 2 3 इधर से भी तीसरा स्थान हो गया, तो मनोज का दोनों तरफ से तीसरा स्थान हो गया। अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा जाए, तो अगर पूछा जाए पंक्ति में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर इसमें तो 5 लोग हैं पंक्ति में, क्योंकि मनोज का दोनों तरफ से क्या है, तीसरा स्थान हो रहा है। ठीक इसी तरह से इस सवाल को बना लेते हैं, क्योंकि यही इसी तरह से पूछा गया है। तो 19वां स्थान है, कौन सा स्थान है 19वां, तो 19 इंटू 2 कर देंगे यहाँ पर, 19 दूनी कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे, 38 माइनस 1 कर देंगे तो कितना बचेगा 37, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37। मैंने -1 क्यों किया, क्योंकि जब मैंने 1 2 3 4 5 लिया और मैंने मनोज का स्थान पूछा कि कौन सा है, तो यहाँ से मैं मनोज को 2 बार गिन रहा हूँ, लास्ट से भी 1 2 3 और शुरू से भी 1 2 3, तो मैंने मनोज को 2 बार काउंट किया। ऐसे मैं रूही को यहाँ पर काउंट करूँगा तो रूही को भी 2 बार काउंट करूँगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 19 की 2 से मल्टीप्लाई की, यानी 19 दूनी 38 हो गए, और 38 में से यहाँ पर मैंने क्या किया -1 कर लिया, तो 37 यानी 37 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक संख्या 100 के आधे से बड़ी है, 100 के आधे से बड़ी है और ये 6 ढाई से अधिक और 8 इकाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है और ढाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो वह संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चनों को आप विकल्प की सहायता से हल कर सकते हैं, बस विकल्प को अच्छे से पढ़ना है और बस हटाते चलिए। एक संख्या जो 100 के आधे से बड़ी है, तो 100 के आधे से तो यहाँ पर सारी संख्याएं बड़ी हैं, इस लाइन से हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, ये 6 ढाई से अधिक है, कितने ढाई से 6 ढाई से अधिक है, तो 6 ढाई से अधिक है, 6 ढाई का मतलब क्या हो गया, ढाई कितने की होती है 10 की, तो 6 ढाई का मतलब क्या हो गया 60, तो इसका मतलब ये है कि 60 से वो संख्या अधिक है, तो 60 से वो संख्या अधिक है, तो 54 तो यहाँ पर क्या है 60 से छोटा है, 54 क्या है छोटा है, तो इसको हटा दीजिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 81 72 63 ये संख्या 60 से ऊपर है। आगे और पढ़ लेते हैं, 6 ढाई से अधिक है और 8 ढाई से कम है, 8 ढाई भी दूसरी लाइन में इन्होंने बोला है, तो 10 इंटू 8 कर लेंगे, 10 अड्डे कितने हो गए 80 हो गए। कहने का मतलब ये हो गया 60 और 80 के बीच में वो संख्या आएगी, 60 और 80 के बीच में आएगी, तो 60 और 80 के बीच में तो 81 नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि 81 जो है 80 से ऊपर आ रहा है। 72 और 63 इन दो में से एक आंसर होगा। और आगे पढ़ लेते हैं, इसके अंकों का योग कितना है 9, अब 72 और 63 में से एक होगा, 7 और 2 9 और 6 3 9, इससे भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, अंकों का योग दोनों का 9 हो रहा है। आगे और पढ़ लेते हैं, ढाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, ढाई किसे कहते हैं और इकाई किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 12, तो 2 क्या है इकाई और ये क्या है ढाई, तो इकाई और ढाई, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ढाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो आप देख लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल 63 हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगा, यानी 3 का दुगना क्या है 6 है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, तो किस प्रकार इसको उल्लेखित किया जाएगा ये बताना है।
क्रम विनिमय गुण, सहचर्य गुण, वितरण गुण या संवरक गुण। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, संवरक गुण को बिल्कुल याद रखना है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, 1 to 5 की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर संख्याएं पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ए में कहा जा रहा है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए, बी में कहा जा रहा है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यात्मक के रूप में लिखना और सिखाना चाहिए, सी में कहा जा रहा है। और डी में कहा जा रहा है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। असंगति का मतलब क्या होता है, जो अशुद्धियां हैं, जो इनकरेक्ट है, उसको हटा देना चाहिए, असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला और दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी जहाँ पर है वहाँ ठीक हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए कि अनुक्रम क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4, 5। ये क्या है, एक अनुक्रम है, एक सीरीज़ है। तो इसका डी आंसर ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और मैथ की बात हो रही है गणित पढ़ाने के लिए। परिकलन में परिशुद्धता का विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करना, ये भी नहीं होगा। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, ये भी नहीं होगा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों के भाग बनाना, ये सबसे पॉजिटिव और बढ़िया आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक टैक्सी मीटर यात्रा के पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये और बाद के प्रत्येक किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का शुल्क दिखाता है। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए 258 रुपये का किराया देती है। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बताइए कितनी है। तो यहाँ डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है। 258 रुपये वो अब मंजू अपने घर से लेकर रेलवे स्टेशन के लिए देती है, जिसमें उसने बोल दिया है कि 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये। एक टैक्सी मीटर के लिए पहले 2 किलोमीटर जो होंगे उसके लिए वो कितना देगी, 50 रुपये देगी। यानी 1 किलोमीटर का कितना देगी, 25 रुपये देगी। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट इसको बना लेते हैं आराम से, आप भी बनाइए मेरे साथ। तो 258, तो 258 यहाँ टोटल अमाउंट है। तो 50 2 किलोमीटर में निकाल दूंगा, यहाँ पर 50 रुपये दे रहे हैं तो यहाँ पर 50 माइनस कर लूँगा। तो 58 में से 50 घटाए तो कितना बचेगा, 208 बचेगा। 258 में से 50 माइनस किया, कितना बचा, 208 रुपये बचा। 2 किलोमीटर का मैंने यहाँ पर निकाल दिया, 2 किलोमीटर का 50 रुपये पहले अलग निकाल दिया। अब कितना बचा यहाँ पर, 16 किलोमीटर। तो 200, अब यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ, 16 से भाग दे देता हूँ मैं 208 के लिए। तो 16 एकम 16 हो जाएगा। यहाँ कितने बचे, 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 48। 16 यहाँ 48, तो ये 48 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 13 बचा, 13 किलोमीटर तो ये हो गया, ठीक है डिस्टेंस। और 2 किलोमीटर जो हमने 50 रुपये निकाला, तो 13 और 2 कितने हो गए, 15। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब एक टैक्सी मीटर यात्रा के पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये दे रहे हैं, तो 50 रुपये हमने अलग निकाल लिए थे। बाकी जो 258 में से हमने माइनस कर लिया, तो 258 में से हमने 50 माइनस कर लिया, 208 मिला। और इन 208 को हमने 16 से भाग दे दिया। क्यों, क्योंकि 16 रुपये शुल्क दिखाता है, इसलिए 16 से भाग दे दिया। तो 13 किलोमीटर हमें यहाँ से मिला डिस्टेंस, और 2 किलोमीटर वो तो 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण अधिगम अभ्यास वांछित है। ए में कहा जा रहा है अवधारणा की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी में कहा जा रहा है खुली किताब परीक्षण से बचना चाहिए। और सी में कहा जा रहा है छात्रों से कहा जाना चाहिए कि वे समस्याओं को हल करने के निर्धारित चरणों का पालन करें। और डी में कहा जा रहा है भ्रम को रोकने के लिए मुक्तोत्तर प्रश्नों से बचना चाहिए। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका पहला वाला बिल्कुल
सही हो जाएगा। अवधारणा की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्रोत्साहित ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, और हतोत्साहित अगर आपसे पूछे तो ये नेगेटिव है, नकारात्मक को दर्शाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 17,863 प्राप्त करने के लिए ये संख्याएं दी हैं हमारी यहाँ पर। 17,863 प्राप्त करने के लिए योग से क्या घटाया जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें घटा लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 8 और 0 88 और 88 और 0 8। 8 तियाँ 24 के 4 2, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, और 8 तियाँ कितना हो गया 24। 24,904 कितना हो गया 24,904 हो गया। अब 24,904 चलिए रब कर लेते हैं यहाँ से। अब ये हो गया 24,904 हो गया। अब 24,904 को हमें क्या करना है, जो 17,863 को माइनस कर लेना है। तो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 में से 3 गए 1, 6 में 4 गए, 6 में से 10 में से 6 गए, कितना बचेगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 40 41, कितना बचेगा 40 41 यहाँ पर बच जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। 8,008 8088 और फिर 08। तो यहाँ इसको हम जोड़ लेते हैं। 8 तियाँ 24 के 4, इसको हमने जोड़ लिया था, कितना आया था 24,904 आया था। 24,904 आया था। 24,904 में से 24,904 में से माइनस कर लेंगे 17,863। 17,863, तो यहाँ कितना 4 में से 3 गए 1, 10 में से 6 गए 4, तो यहाँ तुम्हारा कितना बच जाएगा आपका 7041, यानी 7,041 बच जाएगा। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का क्या 12 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 17,863 प्राप्त करने के लिए हमें जो संख्या दी हैं 8,008 और 8,088 और 8,808 के योग से क्या घटाया जाना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को जब भी दे तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ के जो संख्या दी है उसमें से उसको माइनस कर लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। पंचभुज, पंचभुज का मतलब क्या है, 5 भुजाएं हैं जिसकी, वो पंचभुज है। तो यहाँ पर इसको भी हल कर लेते हैं। 13 को कैसे हल करना है चलिए देखते हैं। तो इसका फार्मूला लगा लेते हैं सीधे, n-2 और यहाँ हो जाएगा इंटू 180 डिग्री। पंचभुज की बात, n क्या है, n की जगह हम 5 ले लेंगे, क्योंकि 5 भुजाओं की बात कर रहा है, -2 कर लेंगे और इंटू 180 डिग्री कर लेंगे। 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, इंटू कर लेंगे और यहाँ पर 180 कर लेंगे। 18 तियाँ कितने हो गए 54, यानी कि 540 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। 540 किस में, डी में। तो 540 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल जब भी निकालेंगे, तो ये वाला अंतःकोणों का योग जब भी निकालेंगे तो n-2 इंटू 180 को ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा है, 378 236 और इंटू 459 और 312 में इकाई अंक बताइए। जब भी ऐसी संख्याएं दी हों तो उसमें इकाई अंक निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है उस लास्ट वाले डिजिट की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 378 में क्या है 8 है, 236 में क्या है 6 है, 459 में क्या है 9 है और 312 में क्या है 2 है। अब इनकी गुणा कर लीजिए, तो 6 अट्ठे कितने हो गए 48 और 9 दूनी कितने हो गए 18। अब इधर भी लास्ट से लास्ट वाले की गुणा कर लीजिए, जल्दी करना है हमको क्योंकि इकाई अंक को प्राप्त करना है, बाकी हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है। 8 2 कितने हो गए 64 हो गए। 64 में
इकाई अंक क्या आता है, 4 आता है। बस इकाई अंक ही पूछा है तो इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। ढाई अंक नहीं पूछा, अगर ढाई अंक पूछता तो क्या होता, 6 होता, और इकाई अंक पूछा है तो 4 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 14/33 ये लिखा है यहाँ पर 14/33। दूसरा लिखा है यहाँ पर 42/55, 42/55 हो गया। और तीसरा है 21/22। इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। मासा पूछा है, जब मासा पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जा रहा है, मासा। मासा बताइए, जब मासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालना है। मतलब मासा बटे क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। मासा मतलब एचसीएफ, एचसीएफ अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम पहले निकालना है, फिर मासा नीचे रख देना है। जब आप जो चीज़ पहले पूछी जा रही है वो चीज़ ऊपर रखना है, बस इतना समझ लीजिए। चलिए इसको निकाल लेते हैं और बना लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें मासा निकालना है क्योंकि मासा पूछा है, तो मासा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 14 से भाग दे देते हैं, भाग विधि से मासा निकालते हैं। 42, 14 तियाँ कितने हो गए, 42। तो ये संख्या पूरी कट गई, तो यहाँ से क्या है, 14 तियाँ 42। नेक्स्ट देखते हैं 21। अब यहाँ पर 21 है, एक मिनट रुकिए। पहले हमने 14 से भाग दिया, कितने को देना है, 42 को। भाग विधि से 14 तियाँ कितने हो गए, 42 हो गए। अब ये जो 14 बचे, इस 14 से फिर से भाग देना है तीसरी संख्या के लिए, तो वहाँ क्या है, 21। 21 है, 21 को 14 एकम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो यहाँ मासा क्या हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर मासा हो गया। अब 7 देखिए किस में आ रहा है, 7 पहले देखिए किस में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। लासा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। लासा हम क्यों निकालेंगे, एलसीएम हमें मासा से ही विकल्प के द्वारा मिल गया, तो हम लासा नहीं निकालेंगे। बाकी नीचे वाली संख्याओं का हम लासा निकाल सकते हैं। तो 7 बटे कितना हो गया, 330, इसका मासा बटे लासा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, सही कथन को पहचानिए। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिल्कुल समान नहीं होगा। बिल्कुल समान क्या होगा, नहीं होगा। परिमाप और क्षेत्रफल के मात्रक समान होते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, आकृति का आकार परिमाप को निर्धारित करता है, हाँ ये बात ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आकृति का आकार जो होता है परिमाप को निर्धारित करता है कि आकृति कैसी है, तभी परिमाप को बताया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज क्या होता है, अब इसका समचतुर्भुज के विकर्ण की बात कर रहा है। विकर्ण किसे कहते हैं, जैसे कि ये रहा विकर्ण, इसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 24 सेंटीमीटर टोटल बोला है इन्होंने, कितना बोला है, 24 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर ये होगा और 12 ये होगा। इसको मैंने कितने 90 डिग्री पे काट दिया, कितने पे 90 डिग्री पे, तभी तो ये 12 हो गया और ये 12 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। दूसरे में कितना बोला है, 10 सेंटीमीटर, तो 5 डिग्री इधर, 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, तभी तो 10 सेंटीमीटर होगा। ऊपर 24 नीचे 10। तो समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। अब समचतुर्भुज का परिमाप आप कैसे निकालेंगे, चलिए नीचे कर लेते हैं इसको, इतना तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर हम क्या कर लेंगे, AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम सीधे सीधे इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ कितना का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वहाँ कितना निकाला था 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का कितना होता है, 25 होता है, प्लस की जगह प्लस 12 का 144 होता है। तो 25 और 144 कितना हो गया, 169 हो गया, 169 हो गया, 169 हो गया। रूट में चढ़ जाएगा तो ये कितना हो गया, 169 का कितना हो जाएगा,
13 हो जाएगा। 13 13 क्या होता है, 169 होता है। अब समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। 4 इंटू भुजा होता है। तो भुजा हमने कितना, तो 13, 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52 यानी कि 52 हो जाएगा। 13 चौका 52, 52 किस में है, बी में। तो यदि समचतुर्भुज का विकर्ण 24, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 5 विषय में से 100 में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। एक तरफ मारिया दिया है और एक तरफ शहनाज दिया है। अंग्रेजी में जैसे मारिया ने 74 प्राप्त करें, शहनाज ने 81 प्राप्त करें। मारिया ने गणित में 88 प्राप्त करें, शहनाज ने 78 प्राप्त करें। सामाजिक विज्ञान में 65 और शहनाज ने 77। इस तरह इनका ये चार्ट है। तो क्या कह रहा है, नीचे पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन हमें बताना है। मारिया ने केवल 2 विषयों में शहनाज से अधिक अंक प्राप्त करें, ये बात गलत है। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल अंक इन विषयों में मारिया के कुल अंक से अधिक हैं, ये भी बात गलत है। मारिया और शहनाज क्योंकि मारिया ने और शहनाज ने 390 और 390 आप जब टोटल करेंगे उनका तो आपको पता लग जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है कि 390 मारिया ने प्राप्त करें और 390 शहनाज ने प्राप्त करें। तो मारिया और शहनाज के कुल अंक बराबर हैं, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि सी में कहा जा रहा है कि मारिया और शहनाज के कुल अंक क्या बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। 390 मारिया ने प्राप्त करें तो 390 शहनाज ने प्राप्त करें, यही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप एक बार देख सकते हो और यहाँ पर मारिया और शहनाज का यहाँ पर टोटल कर सकते हो। तो मारिया का भी 390 आएगा, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया है, और शहनाज का भी यहाँ पर 390 आएगा। 390 390 यानी कि बराबर हो गया, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या हैं। अंकों का योग 12 और 4 का गुणज है। इसको भी आप विकल्प की सहायता से आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, ये मैंने बता दिया। सम संख्याएं 2 4 6 8 10 ये कैसी संख्याएं होती हैं, सम होती हैं। विषम पूछा जाए तो 1 3 5 7 9 11 ये कैसी होती हैं, ये विषम होती हैं। भाज्य कैसी संख्या होती है, जैसे कि अगर कहा जाए 51, तो 51 कैसी है, भाज्य संख्या है। ये कैसी है, 17 तियाँ कितना होता है, 51 होता है। तो ये कट रही है, जो संख्या डिवाइड हो जाए, भाज्य चला जाए उसका, तो वो क्या है, भाज्य। और जो कटे नहीं, है ना, जो कटे नहीं, जैसे कि 23 है, 23 किसी से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो ये अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगी, है ना। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब पूछा जाए 8 क्या है, तो 8 एक सम संख्या है, ठीक है। 9 के बारे में पूछा जाए तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम भी है और भाज्य भी है, क्योंकि 9 कट भी जाएगी, 9 कट जाएगी, 3 तियाँ 9। तो इस तरह आपको पता लग गया। अब इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं 19 नंबर को। 19 नंबर में क्या है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो 2 अंकों की सम संख्या और दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें क्रमिक अभाज्य संख्याओं में क्या है, जैसे 5 है, क्या है, रब कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 5 है, 5 के बाद क्या आती है, 7 आती है, क्रम से आ गया ना, 5 के बाद 7 है, क्रम से है। तो अभाज्य संख्या, अंकों का योग कितना है, 12। अंकों के योग से हमें पता लग जाएगा, अंकों का योग देख लेते हैं, 12 किसका आ रहा है, 2 और 3 इसका 5 होगा, 5 और 3 इसका 8 होगा, 1 3 और 1 इसका 4 होगा, और 7 और 5 इसका 12 होगा, यानी आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्रमिक अभाज्य संख्याएं भी हैं 5 और 7, और इनका योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में टाइम को बचाना है, बस आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8 है, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान का अंक का चौथाई है, और हजारवें स्थान पर अंक 0 है, और सैकड़े स्थान पर अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, और 10,000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान अंक का 3 गुना है। संख्या कौन सी है। तो ऐसे प्रश्न को भी बनाने के लिए बस विकल्प की सहायता लीजिए और बना दीजिए। 5 अंकों की सारी संख्याएं हैं, इस लाइन से हमारा नहीं बन पा रहा है। दहाई के स्थान पर 8 है, अंक कितना है दहाई के स्थान पर। अब इकाई, जैसे मैंने यहाँ लिखा
1 2 3 लिखा तो ये इकाई हो गया 3 और दहाई क्या हो गया 2। ऐसे करके इकाई और दहाई को क्लियर करना है हमें। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 60482 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कह रहा है अंक 8 जो है वो क्या है, किस पे है, दहाई पे है, दहाई पर है और इसका 1/4 है, किसका, इकाई के अंक का 1/4 है। तो यानी 8 का अगर आप देखोगे तो 2 क्या है, 2 चौक 8, 1/4 है, 1/4 है ना। और आगे भी देख सकते हो, आगे क्या है, हजार में स्थान पर अंक 0 है। हजार में स्थान पर अंक आप देख लो किसी में 0 आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें भी देख लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें भी नहीं आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि ये वाला जो अंक आ रहा है हजार में स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो ये 0 आ रहा है। वैसे भी इसका आंसर सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी? थर्ड पोजीशन पे बताना है, तीसरे स्थान पे बताना है। आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम में। जैसे कि मैंने लिखा 15, 15 के बाद लिखा 25, 25 के बाद लिखा 50, तो क्या है, ये आरोही क्रम में है। 15 के बाद क्या आता है 25, 25 के बाद क्या आएगा 50, तो ये आरोही क्रम है। और यही मैं इसका अवरोही क्रम लगाता तो पहले बड़ी संख्या लिखता, 50 लिखता, फिर 25 लिखता और फिर 15। अवरोही मतलब घटता हुआ, आरोही मतलब बढ़ता हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई, आप लोग समझ चुके हो गए। फिलहाल इसको बनाते हैं, तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आरोही क्रम में पहले इसको लगा लेते हैं। तो आरोही क्रम में इसको लगा लेते हैं, तो 0.50 पहले नंबर पे, इसके बाद में क्या आएगा 0.75 और इसके बाद में 1.50 आएगा और 1.60 आएगा और इसके बाद में 135 आ जाएगा और इसके बाद में 145 आ जाएगा। ये मैंने आरोही क्रम में लगा लिया क्योंकि आरोही क्रम में पूछ रहा है। अब तीसरी संख्या हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो मेरी पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई और तीसरी संख्या 1.50, 1.50 यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। वह संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित में तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। 1 से 10 तक की बात हो रही है, 1 to 10 तक डिवाइड हो रही है, तो ऐसी कौन सी संख्या है। बाई ऑप्शन करते हैं विकल्प की सहायता से। हम 100 ले लेते हैं तो 100 2 से हो जाएगा, उसके बाद 3 से 100 डिवाइड नहीं होगा तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। 10 ले लेते हैं, 10 हमारा 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 604 ले लेते हैं तो ये भी नहीं होगा। 25 20 बिल्कुल सभी से हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक से हो, सभी संख्याओं से हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन पूछता है सीटेट। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ बताना है हमको। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, 23 नंबर में कहा जा रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। बिल्कुल बात क्या है, ये नेगेटिव है, नकारात्मक है और यही हमसे पूछा जा रहा है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। एक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला वाला क्या है, सत्य नहीं है और यही हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब 44 लिखने के लिए कहा गया तो कक्षा सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। जब 44 लिखने को कहा तो 404 लिखा। तो एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबंधित करेंगे। हमारे भाई और बहन टीचर बनने की ख्वाहिश में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। उनकी कॉपियों में उनके उत्तर को सही कर देंगे, क्या आप ऐसा करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप टीचर हैं। मूर्त सामग्री का उपयोग करके विनिमय सिद्धांत को समझाएंगे, क्या 24 नंबर में आप ये करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम यही करेंगे, मूर्त सामग्री का उपयोग करके विनिमय सिद्धांत को समझाएंगे। उन लोगों के साथ उनके समूह बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम में मानचित्रण मैपिंग शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में कहा जा रहा है स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना और बी में कहा जा रहा है अनुपातिक तर्क को बढ़ावा देना और सी में कहा जा रहा है विषय को आसान और रोचक बनाने के लिए और डी में कहा जा रहा है संख्या की निरसता को तोड़ना। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ए और बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
ए और बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना और बी में कहा जा रहा है अनुपातिक तर्क को बढ़ावा देना। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। यहाँ पर भी नहीं में पूछा जा रहा है, तो कौन सा सूत्र नहीं है यहाँ पर वही हमको बताना है। अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना ये तो है, दृश्य से अदृश्य की ओर जाना ये भी है, सरल से कठिन की ओर जाना ये भी है, निगमन से आगमन की ओर जाना ये क्या है, नहीं है, ये गलत बता रहा है। निगमन से आगमन, आगमन से निगमन होता है, ये जो है गलत बता रहा है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ। एनसीएफ का मतलब क्या होता है, इसकी भी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी पता होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। क्या हिस्सा नहीं है, 27 में आपको बताना है। पूर्णांक कोई एक हिस्सा नहीं है, जबकि चौपड़ यानी जिसको इंग्लिश में टाइलिंग बोलते हैं, आकलन और समति ये तीनों हिस्सा हैं, जबकि पूर्णांक नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता। यहाँ पर भी निगेटिव में पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 28 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव। ये क्या है, लैंगिक भेदभाव नहीं करना है क्योंकि नकारात्मक यहाँ पर पूछा जा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पॉजिटिव, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं और निर्देशित भाषा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किए थे, लिए थे। इनमें से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए। बी में कहा जा रहा है गणितीय अवधारणाओं को संरचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। और सी में कहा जा रहा है अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना चाहिए। अवसर प्रदान करना चाहिए क्या है, पॉजिटिव है, तो आप तुरंत इसको टिक कर दीजिए कि अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। तो क्या है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। तो ये क्या है, ये जो है न्यूनतम है, यानी कि कम दर्शा रहा है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 में से आपका स्कोर मैथ क्लास में पेडागोजी में कितना आपका स्कोर गया है कमेंट में आप बताना। छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।